Assalamualaikum class. My name is Mariam and today my topic is evaluation of bacteriostatic and bactericidal effects of antibiotic. यानी कि हमने एनालिसिस करना है एक ही डिजीज़ के ऊपर बैक्टीरियासाइडल का क्या इफेक्ट होगा, बैक्टीरियोस्टेटिक का क्या इफेक्ट होगा। तो सर ये जो हमारा प्रैक्टिकल है इसमें ये ज़्यादा तो थ्योरेटिकल ही सॉल्व होगा, लेकिन मैं इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ हो रही हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको क्लियर करना चाहूँगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, यानी कि हम डेफिनेशन के ज़रिए भी दोनों को एवेल्युएट कर सकते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी को। तो डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो जनरल डेफिनेशन यूज़ होती है बैक्टीरियोस्टेटिक के लिए वो ये होती है कि वो नो ग्रोथ फेज में बैक्टीरिया को ले जाती है। ऐसी एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को स्टेटिक कर देती है, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। तो जो बैक्टीरियासाइडल होती है वो ऐसी होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो दोनों जो कैटेगरीज हैं, अब ये तो हमने इन जनरल बात की है, इनके नाम से जैसे कि जाहिर होता है कि बैक्टीरियोस्टेटिक जो है वो स्टेटिक कर देगी और साइडल जो है वो किल कर देगी एंटीबायोटिक। लेकिन हकीकत में होता क्या है, हकीकत में ये होता है कि जो बैक्टीरियासाइडल होती है वो 100% बैक्टीरियासाइडल नहीं होती है और जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है वो भी 100% नहीं होती। इट्स मीन कि इनके जो इफेक्ट हैं वो ऑल्टर करते रहते हैं बैक्टीरिया की या कल्चर की कंडीशंस के ऊपर और कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसकी अगर हम बात कर लें, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं इस वाले ग्रुप में, वो इस पॉइंट यहाँ वो पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने बैक्टीरियासाइडल यूज़ की होती है, लेकिन और उसको जब हम इंक्यूबेशन 18 to 24 आवर्स की इंक्यूबेशन होती है तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं वो 99% किल नहीं हुए होते। और जबकि बैक्टीरियोस्टेटिक हम यूज़ करें तो वो भी बाज़ औक़ात ऐसा करती है कि 90 to 99% वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो इसलिए क्लियर कट डिफरेंस इन दोनों मेडिसिन के अंदर नहीं है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम इस एक डिजीज़ के लिए हम बैक्टीरियोस्टेटिक यूज़ कर रहे हैं या बैक्टीरियासाइडल यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो बेहतर डेफिनेशन है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल डेफिनेशन है, वो ये डेफिनेशन है कि हम एक ही मेडिसिन का फर्स्ट ऑफ ऑल मिक डिटरमिन करते हैं। मिक मीन मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। हम एक एंटीबायोटिक की वो डिटरमिन कर लेते हैं और उसके बाद हम उसकी कंसंट्रेशन को अगर 4 टाइम इंक्रीज कर दें तो वो हमारे पास बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करती है। यानी कि ये जो इफेक्ट है बैक्टीरियोस्टेटिक का या एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है ये मोस्ट ऑफ द टाइम कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, ना कि एंटीबायोटिक की जो टाइप के ऊपर डिपेंड होता है। मैं अपने पॉइंट को इस तरह क्लियर करती हूँ कि आपने बैक्टीरियोस्टेटिक यूज़ की, आप एक बैक्टीरिया जस्ट लाइक आप टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर रहे हैं, आपके पास उसकी जो मिक आई है एट वन टाइम, आप उसको अगर एक आप पेशेंट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं उसकी मिक पर तो वो बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप टेट्रासाइक्लिन की कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर दें तो वही टेट्रासाइक्लिन उसी जगह पर बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करना शुरू कर देगी। तो बैक्टीरियासाइडल में ये होता है कि जो बैक्टीरिया, हम उस एंटीबायोटिक को बैक्टीरियासाइडल डिक्लेयर करेंगे जो कि बैक्टीरियल सेल काउंट में डिक्रीज करती है, रिडक्शन करती है। और कितनी करती है? मिनिमम 3 log 10 मीन्स 1000 टाइम्स रिडक्शन कर देगी बैक्टीरियल नंबर में। और इसको इस तरह में डिफाइन किया जा सकता है कि जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है उसका जो मेथड होता है, उसने इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि उसने प्रोटीन को रप्चर कर देना होता है। वो राइबोसोम के ऊपर अटैक करती है और जब प्रोटीन ही रप्चर हो जाएगी, आरएनए डीएनए वगैरह नहीं बन पाएगा, तो उसके अंदर जो बेसिक जो उसके वो सेलुलर वॉल्स हैं वो नहीं बन पाएंगी। तो इस तरह बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टेटिक कंडीशन में चले जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जब हमने बैक्टीरियोस्टेटिक मेडिसिन दी हुई है, उसकी डोज यूज़ की हुई है, तो उसने जस्ट बैक्टीरिया को स्टेटिक कंडीशन में लेके चले जाना है। और उसके बाद वो हमारी अब वो बैक्टीरिया किल नहीं कर पाएगी, बस उसने ये करना है कि उनको उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देना है। फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देगी और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सेल्स उस जगह पर जाएंगे और जाकर उन स्टेटिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर देंगे। यानी कि जो बैक्टीरियोस्टेटिक का एक्शन होता है वो कंबाइन होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के साथ, जबकि जो बैक्टीरियासाइडल होती है उसको बॉडी की इम्यूनिटी की जरूरत नहीं होती है। उसका खुद ही एक्शन ये होता है कि उसने जाकर खुद ब खुद बैक्टीरिया को किल कर देना होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा इसके लिए वो जो एक्शन यूज करती है वो होता है कि उसकी जो सेल वॉल होती है उसको रप्चर कर देती है।
तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई थिंक सो कि अब आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा कि बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है, बैक्टीरिसाइडल क्या है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इनको मेजर कैसे किया जा सकता है। तो अगर हमने बैक्टीरियोस्टेटिक की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देखनी हो, तो उसके लिए जैसे कि मैंने पहले अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि हमें मिक फाइंड करनी होती है, हमें मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है, और वो जस्ट यूज होती है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स के लिए। जबकि जो बैक्टीरियोस्टेटिक, हमने बैक्टीरियासाइडल को अगर हमने चेक करना हो, टेस्ट करना हो, तो उसके लिए हमें एमबीसी चाहिए होती है। एमबीसी मीन्स मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन। तो मिक को फाइंड करने के लिए, जैसे मैंने मेरी पिछली प्रेजेंटेशन में ससेप्टेबिलिटी टेस्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, सीरियल डाइल्यूशन परफॉर्म की जाती है, उसके अलावा डिफ्यूजन परफॉर्म किया जाता है मेथड, एंड लास्ट वन इज ई टेस्ट। तो आई थिंक सो मुझे उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वो प्रेजेंटेशन दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एमबीसी फाइंड करने के लिए या बैक्टीरियासाइडल की एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए जो बिल्कुल सेपरेट टेस्ट नहीं है, मिलते जुलते ही टेस्ट है, या जितने भी अगर टेस्ट इन्वॉल्व हुए भी हैं तो वो इतना एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत अल्टर किया जाता है पहले वाले टेस्ट को ही, और इस तरह एमबीसी फाइंड की जाती है। तो एमबीसी फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला टेस्ट यूज होता है वो उसमें ये होता है कि हमने जो हमारी एंटीबायोटिक होती है, बिल्कुल हमने सीरियल डाइल्यूशन, 2-fold सीरियल डाइल्यूशन परफॉर्म करनी होती है। यानी कि सीरियल डाइल्यूशन जैसे हमने पहले मिक फाइंड करने के लिए की थी, तो जब हम वो पहले हम मिक फाइंड करेंगे, और मिक इस तरह फाइंड करेंगे जो हमारी डिफरेंट टेस्ट ट्यूब होंगी उनमें से सबसे कम टर्बिडिटी होगी, वो हमारी वो टेस्ट ट्यूब जो है वो हमें मिक डिफाइन कर देगी। अब जो मिक होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि इसने विजिबल ग्रोथ को स्टॉप करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्वांटिटेटिवली कितनी इसकी एक्टिविटी शो हुई है, यानी कि कितने बैक्टीरियाज को इसने इनहिबिट किया है, स्टॉप किया उनकी ग्रोथ को, या किल किया है। तो ये फाइंड करने के लिए ये पॉइंट हमें लेके जाएगा एमबीसी फाइंड करने की तरफ। तब हम क्या करेंगे, जो हमारी जिस टेस्ट ट्यूब में हमारी मिक आई थी, या जो हमने पहले सीरियल डाइल्यूशन में टेस्ट परफॉर्म कर लिया हुआ था अपना एंटीबायोटिक के साथ, उसके हम अगेन से सब कल्चर प्रिपेयर करेंगे। यानी कि वो तो हमने डाइल्यूशन, वो तो हमने लिक्विड फॉर्म में देखा था ना, जस्ट विजिबिलिटी से हमने बता दिया था कि ये वाला जो है, ये इस यहाँ से ये टेस्ट ट्यूब जो है ये हमें मिक डिफाइन कर रही है। लेकिन हम एमबीसी को क्वांटिटेटिवली एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम उसी कल्चर का सब कल्चर तैयार करेंगे, लेकिन सॉलिड मीडियम के ऊपर। और हम उसको जब उस मीडियम अपना यूजली सॉलिड रखेंगे, और उसके अंदर हम कोई भी अगेन से एजेंट यूज नहीं करेंगे, और उसको हम अगेन से 18 से 24 आवर के लिए उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में जो रिडक्शन है, मिनिमम रिडक्शन 1000 टाइम्स बैक्टीरिया की हो गई है। इस तरह हम उन सब कल्चर से फाइंड कर सकते हैं कि हमारी एमबीसी क्या होती है, यानी कि कौन सी जो टेस्ट ट्यूब थी उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, और वो हमें जो है कि उसको हम डिक्लेयर कर दें कि ये हमारी एमबीसी आई है फॉर बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक। और उसके लिए कंपल्सरी है कि उसको 99.9% कॉलोनी के अंदर डिक्रीज लाना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अदर टेस्ट की। इसके अलावा जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो है एक जी टाइम किल कर्व। इसके अलावा अगर हमने एमबीसी को फाइंड करना हो तो हम टाइम किल कर्व मेथड यूज कर सकते हैं। और टाइम किल कर्व मेथड में ये होता है कि हम अपना एक्शन स्टार्ट कर देंगे, हम कल्चर लेंगे, उसके अंदर हमारी जो भी एंटीबायोटिक है वो चाहे बैक्टीरियासाइडल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैक्टीरियासाइडल नहीं होती है, तो उसके लिए हम टाइम किल कर्व मेथड यूज करेंगे। उसमें हम ये करेंगे कि हम उसको बार बार चेक करेंगे, आफ्टर इंक्यूबेशन हम लोग इंक्यूबेट करेंगे और उसको बार बार एग्जामिन करेंगे, और हम कर्व ड्रा करेंगे, और वो टाइम हमें वो कर्व हमें बताएगा कि ये जो हम बैक्टीरिया, ये जो हमने एंटीबायोटिक यूज किया है, इसका बैक्टीरिया के ऊपर कैसा इफेक्ट है, इसकी एफिकेसी कैसी है, यानी कि कितने टाइम में ये कितना डिस्ट्रॉय कर रही है बैक्टीरियल पॉपुलेशन को।
तो बैक्टीरियल कर्व जो होती है, इसका मकसद ये नहीं होता है कि ये डिफरेंशिएट करती है कि हमारी जो मेडिसिन है ये आया बैक्टीरिसाइडल है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, बट ये हमें बता रही होती है कि हमने कितनी कंसंट्रेशन यूज़ की है और कितनी कंसंट्रेशन पर हमारा कितना, यानी कि एमबीसी हमें दे रही होती है कितनी कंसंट्रेशन पर कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है। और इसकी जो बेस्ट बात है इस मेथड की वो ये कि साथ में हमें टाइम भी मिल जाता है। इस तरह पता चल जाता है कि ये जो मेडिसिन है ये इतने टाइम तक इफेक्टिव है और नेक्स्ट डोज की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो जो बैक्टीरिया ये टाइम का मेथड है ये टाइम डिपेंडेंट भी होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी होता है। यानी कि इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं इसको कितने टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइम तक ये इफेक्टिव रहती है, इसका एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है और कितनी कंसंट्रेशन पे ये जो काम है वो परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरह हम एमबीसी फाइंड कर लेते हैं। एक ये तीसरा मेथड हो गया और दूसरा मेथड हो गया, और जो तीसरा मेथड है वो है एसबीटी टेस्ट है। और ये बहुत ही एफिशिएंसी के साथ ये रिजल्ट देता है। तो इसमें ये किया जाता है कि एक पेशेंट को, जिस पेशेंट को हमने पहले हम जिस टेस्ट करना है उसके लिए हम एक पेशेंट लेंगे, ठीक है। जब हम वो पेशेंट लेंगे, पेशेंट के जो भी बैक्टीरिया से, उसकी जो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन से हम लोग पहले बैक्टीरिया सेपरेट कर लेंगे। यानी कि अगर उसको ऑस्टियोमाइलिटिस है या उसको एंडोकार्डाइटिस है या न्यूट्रोपीनिया है, ये डिजीजेस हैं और इनका ये मेरे अदर ग्रुप मेंबर्स इसको डिस्क्राइब करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो मैं जस्ट यहाँ पर ये एसबीटी टेस्ट को डिफाइन करूँगी। तो इसमें ये होता है कि हम पहले पेशेंट से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे उसके साइट ऑफ इन्फेक्शन से। उसके बाद हम उसको एंटीबायोटिक दे देंगे। जब हम उसको एंटीबायोटिक देंगे और उसकी उसकी जैसे उसकी ब्लड में एंटर होगी तो उसके बाद हम उसका सीरम निकाल लेंगे। जब हम सीरम निकाल लेंगे फिर उस सीरम को हम लेबोरेटरी में ले जाएंगे, सीरम को हम लेबोरेटरी में ले जाएंगे और वहाँ जाकर फिर हम उसकी सीरियल डाइल्यूशन करेंगे उसकी सीरम की। और फिर हम सीरियल डाइल्यूशन करके जो हमने पहले बैक्टीरिया सेपरेट किए हुए थे उसी पेशेंट से, उस बैक्टीरिया से उसको इनोकुलेट कर देंगे। जब इनोकुलेट करेंगे फिर हम उसको 18 to 24 आवर के लिए इंक्यूबेट कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारी हमने बैक्टीरियासाइडल यूज़ की है एंटीबायोटिक, क्या इसने अपना एक्शन परफॉर्म किया है, तो कितनी कंसंट्रेशन पे परफॉर्म किया है। तो जो बेस्ट टेस्ट जो इसके लिए कंसीडर किया जाता है एमबीसी को फाइंड करने के लिए वो एसबीटी टेस्ट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इसके एवेल्यूशन में यूज़ होती हैं, या इसको अगर हम जब स्टडी कर रहे होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक या बैक्टीरियोसाइडल का इफेक्ट देखते होते हैं तो इसमें हमारे सामने दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। तो इसमें सबसे जो मोस्ट वन है वो है पैराडॉक्सिकल इफेक्ट एंड टॉलरेंस। अब बात कर लेते हैं पैराडॉक्सिकल इफेक्ट की। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ये होता है कि हमने एक बैक्टीरियोसाइडल यूज़ की, एक एंटीबायोटिक पेशेंट के ऊपर यूज़ की है, तो उसने क्या किया, हम उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो किलिंग एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। बट एक ऐसी कंसंट्रेशन आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम उससे मजीद उसको इंक्रीज करते हैं, अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ये होना तो ये चाहिए ना कि जिस तरह कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है इस तरह उनका बैक्टीरिया का रिडक्शन टाइम भी इंक्रीज होना चाहिए, उनकी रिडक्शन टाइम इंक्रीज कम होना चाहिए और उनकी जो डेथ है सेल्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। हर बैक्टीरियासाइडल का एक पॉइंट होता है कि अगर हम उस पॉइंट से कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो जो रिडक्शन रेट है वो लो हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। इस तरह यानी कि एक बैक्टीरियासाइडल है, ये एक एंटीबायोटिक है, वो अपना पैराडॉक्सिकल इफेक्ट भी शो करती है। ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा इफेक्ट जो है या हमारी जो हम अपनी वो फंक्शन चाह रहे हैं उससे एंटीबायोटिक से वो भी उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो एंटीबायोटिक होती है वो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट भी शो कर देती है। इसके अलावा हम बात करते हैं टॉलरेंस की। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो जाती है और एक एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस उसके अंदर आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, पहले वो स्पीशी के लिए इफेक्टिव थी, बाद में क्या होता है उन्होंने टॉलरेंस प्रोड्यूस कर लिया है उसके खिलाफ। अब वो टॉलरेंस बैक्टीरिया में आई कैसे, वो इस तरह आती है कि हमारी जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं और जो वो एंजाइम जब हमारी बॉडी में जाके जो मेडिसिन है जब वो डिजोल्व होती है तो वो बेसिकली जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स ने जाकर सेल वॉल को रप्चर करना होता है या उनकी प्रोटीन फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो जो बैक्टीरियाज हैं या जो उनके स्ट्रेन्स हैं
कुछ स्पीशीज के स्पेसिफिक स्ट्रेन होते हैं, वो उस डिजीज के जब हमने जो एंटीबायोटिक उस डिजीज के लिए यूज किया है, तो वो क्या करते हैं, जो एंजाइम जो एंटीबायोटिक ने प्रोड्यूस किए हैं वो उसको ही मतलब वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह वो टॉलरेंट हो जाते हैं उसके एक्शन के अगेंस्ट। तो इस तरह अगर हम मेडिसिन यूज करना चाह रहे हैं और हमें पता भी है कि हम जिस स्पीशी के ऊपर हम फ्लाम वाली एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारी एंटीबायोटिक है ये वर्क नहीं कर रही है। इसके लिए हम ये मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे कि हम अपनी कंसंट्रेशन को, उसी मेडिसिन की कंसंट्रेशन को मिक्स से 32 टाइम्स ग्रेटर कर लेंगे। यानी कि अगर हम एक स्पीशी है, ये एक स्पीशी का एक स्ट्रेन है, हम उसको एक मेडिसिन दे रहे हैं, वो कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, इट्स मीन कि वो टॉलरेंट स्ट्रेन हो चुके हुए हैं। अब अगर हमने उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए मैकेनिज्म ये है कि हमें अपनी जो कंसंट्रेशन है वो मिक्स से 32 टाइम्स ग्रेटर रखनी पड़ेगी। मैं एक मिनट फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो MBC, हमने जब भी किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन रिकमेंड करनी है, तो उसके लिए हमें MBC ओवर MIC का रेशो फाइंड करनी होती है। और अगर हमारी रेशो जो है वो 4 टाइम ग्रेटर आती है, यानी कि मिक्स से 4 टाइम ग्रेटर कंसंट्रेशन यूज हो रही है मेडिसिन की, तो वो हमारी MBC होगी, वहां पर बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो होगा। और अगर इसी तरह वो कम होगी तो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो होगा। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी मैंने ये डिफाइन कर दी है। अब अगर हम इसकी क्लासिकल डेफिनेशन पर जाएं, अगर पहले हमने माइक्रोबायोलॉजिकल डेफिनेशन देखी, उसमें हमने रेशो से कंफर्म करना है कि हमारी जो एंटीबायोटिक हम यूज कर रहे हैं वो आया बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करेगी या बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो करेगी। अगर हम क्लिनिकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो क्लिनिकल में वो माइक्रोबायोलॉजिकल डेफिनेशन थी, ये क्लिनिकल डेफिनेशन है। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बैक्टीरियोस्टेटिक या बैक्टीरियासाइडल यूज करते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी बैक्टीरियोस्टेटिक मेडिसिन ही बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो कर रही होती है, और बाज़ औक़ात बैक्टीरियासाइडल ही बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो कर रही होती है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरियोस्टेटिक जस्ट स्टेटिक कंडीशन में लेके जाएगी अपने मैकेनिज्म को, बट ये किल भी कर सकती है। लेकिन ये कि किलिंग जो रेट होगा वो इस पर टिल 90% होता है, बट 100% या 99% नहीं हो सकता। तो इस तरह अगर हम देखें, एक ही मेडिसिन जो है वो एक टाइम पर वो क्या कर रही है, अपना बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो कर रही होती है एक स्ट्रेन के ऊपर, जबकि दूसरे स्ट्रेन के ऊपर सेम मेडिसिन जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो कर रही होती है। यानी कि क्लियर कट डिफरेंस हम नहीं बता सकते कि ये जो मेडिसिन है ये आया बैक्टीरियासाइडल होगी या बैक्टीरियोस्टेटिक होगी। जैसे कि अब ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल से इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ कि जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, क्लिथ्रोमाइसिन हैव शोन बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी इन विट्रो अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यानी कि इन मेडिसिन ने, इन एंटीबायोटिक ने जो अपना कौन सा इफेक्ट शो किया है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो किया है। इसी तरह क्लोराम्फेनिकोल इज बैक्टीरियासाइडल अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, बट बैक्टीरियोस्टेटिक अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। अब देखिए, एक ही मेडिसिन है, ये एक टाइम पर एक स्ट्रेन के ऊपर अपना बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो कर रही है और दूसरे के ऊपर अपना बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो करेगी। इसी तरह क्लेंडामाइसिन है, मे बी बैक्टीरियासाइडल हो सकती है, और मे बी ये जो मेडिसिन है ये कंडीशन डिपेंडेंट है। यानी कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, किस तरह की साइट है, वहां पर ये मतलब अपना ये ऑल्टर कर सकती है, या ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ये बैक्टीरियोस्टेटिक भी एक्ट कर सकती है और बैक्टीरियासाइडल भी एक्ट कर सकती है। इसके बाद लाइनजोलिड जो है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई एंड एंटेरोकोकाई शो करती है, लेकिन सेम मेडिसिन जो है वो अपना बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो कर रही है। हाई कंसंट्रेशन के ऊपर सेम जो लेंजोलाइड है, लेंजोसोलिडाइड है, वो हाई कंसंट्रेशन के ऊपर वो क्या करेगी, वो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो करना, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करना शुरू कर देगी। तो इस तरह यहाँ से ये क्लियर हुआ है कि एक मेडिसिन, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये क्लियर कट बैक्टीरियासाइडल है या बैक्टीरियोस्टेटिक है। इसके अलावा मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि हमारी इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है, हमारी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर जो है इसके लिए बैक्टीरियासाइडल रेकमेंड करेगा या बैक्टीरियोस्टेटिक रेकमेंड करेगा। जस्ट लाइक अगर हम बात करें, अगर हार्ट डिजीज़ है, तो चूँकि हार्ट हमारा सेंसिटिव ऑर्गन है और इसको प्रॉपरली
एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो वहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो गई है तो डॉक्टर की मजबूरी होगी कि वो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करे, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट शो करने वाली एंटीबायोटिक यूज करे। जबकि अगर हम बात करें ब्रेन डिजीजेस की, तो ब्रेन डिजीजेस में ये होता है, देखिए वहाँ पर हम बैक्टीरियोस्टेटिक को प्रेफर करेंगे। वो क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि देखिए जब बैक्टीरियासाइडल मेडिसिन यूज की जाती है तो वो ऑन द स्पॉट बैक्टीरिया को किल कर देगा, और जब वो बैक्टीरिया को किल कर देगा तो वहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया किल ही हुए इस वजह से कि उनकी जो सेल वॉल थी वो रप्चर हो गई थी। इस तरह बैक्टीरियल सेल वॉल के डेब्रीज कलेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम ब्रेन इन्फेक्शन में बैक्टीरियासाइडल यूज कर रहे हैं तो जो उसके डेब्रीज हैं वो वेल नोन कि वो पॉइजनस ही होंगे। तो इस तरह वो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है उसके लिए वो डेंजर साबित हो सकते हैं, यानी कि वो मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम डिजीज को देखते हुए, उसी कंडीशन को देखते हुए ये जज करेंगे कि यहाँ पर आया बैक्टीरियासाइडल प्रेफरेबल है या बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक यूज की जाएगी। तो इस तरह मैंने जस्ट आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करने थे, इसके मेथड्स बताने थे कि किस तरह हम टेस्ट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट किस तरह कर सकते हैं इसका, बैक्टीरियोस्टैटिक की का या बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक का। जो मेरे बाकी मेंबर्स हैं वो आपको डिटेल के साथ एवेल्युएट कर देंगे विद मेडिसिन नेम कि किस डिजीज में हमने कौन सी एंटीबायोटिक प्रेफरेबल रहेगी। थैंक यू सर। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए टाइम ओवर हो गया जी, क्वेश्चन आंसर हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से जाएंगे। चलिए फ्राइडे है जी, 10 बज चुके हैं, इसलिए अल्लाह हाफिज़।